नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 विद द अमेंडमेंट ऑफ 2018। आज हम बात करेंगे इस एक्ट के प्रबंधन के बारे में, इसमें बताए गए दंडों के बारे में और हम जानेंगे कि आखिर कैसे ये एक्ट हमारी सोसाइटी की महिलाओं को प्रोटेक्ट करता है। वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है दोस्तों। हमारे भारतीय संस्कृति में महिलाओं के अंदर दैवीय गुण माने जाते हैं। हमारी माताजी भी हमें सिखाती है कि महिलाओं और लड़कियों में ईश्वरीय गुण होते हैं। इसीलिए दोस्तों उनकी इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत की विधायिका ये कानून बनाती है और आइए आज चर्चा करते हैं इस कानून के बारे में। सबसे पहले इस एक्ट को समझना जरूरी है कि आखिर क्यों इसमें 2018 में मेजर अमेंडमेंट हुए और क्या जोड़ा गया। दोस्तों ये एक्ट स्पेसिफिकली वुमेन की बॉडी, उनके इमेज या उनकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लॉइट करने वाले कंटेंट को रोकता है। दोस्तों इस एक्ट के तहत कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट जो कि वुमेन की बॉडी या उसकी पर्सनल अपीयरेंस को इस तरीके से दिखाता है जैसे कि उसकी इज्जत को भंग कर दिया जाए या उसकी पर्सनैलिटी या कैरेक्टर को लज्जित करे, ऐसे कंटेंट को पूरी तरीके से रोकता है। ये एक्ट हर उस एक्टिविटी को रोकता है जो कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर आती है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया, वीडियो या मैगजीन आदि। ये इन सभी एक्टिविटीज पर अप्लाई होता है ताकि किसी भी वुमेन की डिग्निटी थ्रेट ना हो। अगर कोई भी इस तरीके का कंटेंट बनाता है तो ये उसको प्रोहिबिटेड करता है और साथ के साथ पनिशेबल ऑफेंस का भी प्रावधान करता है। अब हम बात करते हैं इस एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में। इस एक्ट में टोटल 10 धाराएं हैं। इसका एक्ट नंबर 60 है और 23 दिसंबर 1886 को राष्ट्रपति महोदय की इसको स्वीकृति मिली थी और 2 अक्टूबर 1887 को यह संपूर्ण भारत पर लागू हो गया था। इस अधिनियम की धारा 1 बात करती है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट के बारे में, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। इस अधिनियम का नाम स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम होगा। इस एक्ट की धारा 2 बात करती है डेफिनेशन क्लॉज के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले आता है 2A जो बात करता है एडवर्टीजमेंट के बारे में। दोस्तों एडवर्टीजमेंट के अंदर आता है कोई भी संदेश, कोई भी परिपत्र, कोई भी लेबल, कोई भी रेफर या कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसके बाद बात करते हैं 2B के बारे में जो बात करता है वितरण के बारे में। दोस्तों वितरण के अंदर आता है कोई भी सैंपल या नमूने। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 2C के बारे में। किसी भी महिला की फोटो या वीडियो या इस तरीके से कोई भी उसका चरित्र या शरीर की बनावट या शरीर की आकृति को इस तरीके से सार्वजनिक स्थान पर या पब्लिकली इस उद्देश्य से चित्रण या विवरण करता है जिससे उस महिला की इज्जत या उसके चरित्र को कलंकित कर दिया जाए, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर आता है और जो अश्लीलता की भी परिधि के अंदर आता है। इसी के साथ डेफिनेशन क्लॉज का 2D बात करता है लेबल के बारे में, जिसके अंदर कोई भी पैकेट या पैकेज आता है या कोई चिन्हित या मुद्रित सामग्री, कोई भी ऐसा मटेरियल जो किसी चीज पे लिखा हुआ है या वो कहीं पर मुद्रित है। इसके बाद डेफिनेशन क्लॉज 2D बात करता है पैकेज के बारे में। पैकेज के अंदर आता है दोस्तों कोई भी बॉक्स, कोई भी कार्टून, कोई भी टीन आदि। अब बात करते हैं इस एक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो है सेक्शन नंबर 3 जो बात करता है विज्ञापनों पर प्रतिषेध। जी हाँ दोस्तों, जो एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट करता है। ये धारा हमको बताती है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था ऐसा कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा और ना ही उसकी व्यवस्था करेगा जो किसी भी स्त्री का अशिष्ट रूपण करे। इसी के साथ दोस्तों धारा 4 बात करती है पुस्तक और पुस्तिकाओं को कंट्रोल करने की। दोस्तों धारा 4 हमको ये बताती है कि कोई भी पुस्तक या पुस्तिका में स्त्री अशिष्ट रूपण के बारे में कोई भी पब्लिकेशन नहीं किया जाएगा
यदि ऐसा किया जाता है तो आने वाली धाराओं में उसको दंडनीय अपराध बनाया गया है। लेकिन इसी के साथ मैं आपको एक प्रोवाइजो यहाँ पे बता दूं दोस्तों, कोई भी धार्मिक कार्य में या लोकहित कार्य में ऐसे कार्य को छूट दी गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या लोकहित कार्य में स्त्री अशिष्ट रूपण को छूट देनी चाहिए या नहीं? आपका इस पर क्या मत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों धारा 5 बात करती है इंक्वायरी के बारे में। दोस्तों जब कोई व्यक्ति स्त्री अशिष्ट रूपण के बारे में कोई भी कंटेंट बनाता है या किसी स्त्री की इज्जत को भंग करता है, उसके कैरेक्टर को लज्जित करता है, तो उसकी इंक्वायरी तो होनी ही चाहिए। तो धारा 5 बात करती है कि किस तरीके से उसकी इंक्वायरी होगी। तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट का है तो उसकी रैंक सीओ से ऊपर होनी चाहिए। अगर वो कोई प्रशासनिक अधिकारी है तो तहसीलदार की रैंक या पीसीएस लेवल के ऊपर के अधिकारी के द्वारा उसकी जांच की जाएगी और उसी को पावर दी गई है कि वो किस तरीके से जांच करेगा। दोस्तों इस एक्ट की धारा 7 हमें बताती है अगर कोई कंपनी इस तरीके का ऑफेंस करती है तो कंपनी को नहीं, जबकि कंपनी के भार साधक अधिकारी या उसके प्रबंधक को दंड दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे 2A के बारे में, जो बात करता है केंद्र सरकार राजपत्र पर अधिसूचना जारी करके एक प्राधिकरण बनाएगी, उसका गठन करेगी और हम जानेंगे उस प्राधिकरण के गठन के बाद उसमें सदस्य कौन कौन होंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की कोई भी एक सदस्य है, उसकी अध्यक्ष रहेगी। उसका एक अध्यक्ष भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का भी रहेगा, एक अध्यक्ष भारतीय प्रेस परिषद का रहेगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि भी उसके सदस्य रहेंगे। और इसी के साथ अंत में राज्य महिला आयोग की कोई भी ऐसी महिला जो महिलाओं से संबंधित कार्यों में स्पेसिफिकली नॉलेज रखती है, उसको विशेष ज्ञान है, ये सभी लोग उस प्राधिकरण के सदस्य रहेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं धारा 7 के बी के बारे में, जो प्राधिकरण के संबंध में शक्तियों और कार्यों के बारे में बताता है। इस प्राधिकरण की सबसे पहली शक्ति तो यही है, जो भी कार्य या ऑफेंस घटित हुए हैं उसकी शिकायत, अपील या उसके संबंध में कोई भी सूचना उसको प्राप्त कर लेना और नियम अनुसार उस पर निर्णय देना। अगर हम बात करें दंड की तो इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 294 को 298 भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है, जहां पर सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गाने बजाना या उनको लाउड स्पीकर पे सुनना या किसी को सुनाना दंडनीय अपराध माना गया है। ऐसा अगर कोई मामला सामने आता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच और उस पर सुओ मोटो लेने का, स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार होगा। इसी के साथ धारा 292 आईपीसी की, जो अब 294 भारतीय न्याय संहिता कर दी गई है, ऐसे मामलों का 60 दिन के अंदर में तार्किक निर्णय आना बहुत जरूरी है, जो नैसर्गिक न्याय पर आधारित हो और लिखित हो। ऐसी प्रत्येक जांच न्यायिक जांच मानी जाएगी और जो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर मानी जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 7 के क्लॉज सी के बारे में, जो बात करता है प्राधिकरण के अधिकारों के बारे में। वो विज्ञापनों को निर्देश देने की शक्ति रखता है कि उसमें क्या चीज अश्लीलता के अंदर आएगी और क्या चीज अश्लीलता के अंदर नहीं आएगी। और ये प्रावधान को शक्ति प्रदान करता है कि अगर किसी भी विज्ञापन में दोष नहीं पाया जाता है तो फिर उस विज्ञापन के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 7 के क्लॉज डी के बारे में, जो बताता है कि प्राधिकरण को कोई भी व्यक्ति अपेक्षित शुल्क के साथ में कंप्लेन दे सकता है। अब बात करते हैं धारा 8 के बारे में, जो हमको ये बताती है कि इस अधिनियम के विरुद्ध किए गए सभी कार्य कॉग्निजेबल होंगे लेकिन बेलेबल होंगे। इस अधिनियम की धारा 9 बात करती है सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों के संरक्षण के बारे में। केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित है, उसको संरक्षण प्रदान है। आइए दोस्तों अब इस एक्ट को खत्म करते हैं और चलते हैं इसकी 10वीं धारा के बारे में, जो बताती है कि इस एक्ट के तहत नियम बनाने की शक्ति किसकी होगी। तो दोस्तों केंद्र सरकार राजपत्र अधिसूचना जारी कर सकती है और संसद इस पर कानून बनाएगी। तो दोस्तों आज हमने जाना
इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में। दोस्तों, ये एक्ट वुमेन्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। नमस्कार दोस्तों।